हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो है। तो हमने इसमें कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे जो कि यूनिट 2 के चैप्टर 5 पे थे हम, जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया था और सिलेक्शन के भी कुछ टॉपिक्स कर लिए थे। अब सिलेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है एडिशनल स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि हमने सिलेक्शन प्रोसेस लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसके अंदर कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं जो कि सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। फर्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में इंश्योर किया जाता है जो कैंडिडेट है वो फिज़िकली और मेंटली फिटनेस है उस जॉब के लिए, फ़िट है कि नहीं वो चेक किया जाता है इस मेडिकल एग्जामिनेशन में। सेकंड आता है रेफरेंस चेक। इसमें वेरीफाई करते हैं कैंडिडेट की पास जॉब परफॉर्मेंस और उसका करेक्टर विद द जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे और उसके जो जानने वाले लोग थे उनसे ये वेरीफाई करते हैं कि वो कैसा है। अब डिस्टिंग्विश फीचर्स पढ़ लेते हैं हम। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या फ़ीचर्स हैं, मतलब क्या डिफरेंशिएशन है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च करना उस कैंडिडेट को, एनकरेज करना उनको ताकि वो अप्लाई करें उस जॉब के लिए। फिर सिलेक्शन, चूज़ द राइट कैंडिडेट को चूज़ करना, उन्हें जॉब ऑफ़र करना। फिर आता है नेचर। नेचर कैसा होता है? रिक्रूटमेंट का एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके अंदर लोगों को इनकरेज करा जाता है कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें। बट सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर रिजेक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को। फिर आता है एम। जो रिक्रूटमेंट होती है उसका एम ये होता है वो नोटिफाई करता है अबाउट द वैकेंसी और अट्रैक्ट करता है एप्लीकेंट्स को। यहीं एम सिलेक्शन का ये होता है कि वो पिक करता है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को। फिर आता है प्रोसीजर। रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर ये होता है कि इन्फॉर्म करता है कैंडिडेट्स को एंड कलेक्ट करता है एप्लीकेशन। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो यूज़ करता है अलग अलग स्टेजेस जैसे कि टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्ज़ाम्स। तो ये प्रोसीजर इसका ये होता है, इसमें ये इन्फॉर्म करता है, उसके बाद उनकी एप्लीकेशन लेता है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जो रिक्रूटमेंट होती है इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं क्रिएट होता है, ये ओनली कम्युनिकेट करता है वैकेंसीज़ के बारे में। बट सिलेक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है ऑफ सर्विस का बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अब सेकेंड यूनिट से हम चैप्टर 6 को कवर करने वाले हैं जो कि है प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को समझते हैं। जो सबसे पहले आता है आपका प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट का क्या होता है? मतलब प्लेसमेंट मीन्स असाइनिंग अ न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अ सुटेबल जॉब और डिपार्टमेंट। प्लेसमेंट मतलब होता है एक जो न्यूली हमने सेलेक्ट किया है एम्प्लॉय को, उसको सुटेबल जॉब देना या उसको डिपार्टमेंट देना। फिर इट इज़ डन बेसिस ऑन द पर्सन क्वालिफिकेशन। उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको असाइन किया जाता है उसकी जॉब। फिर आता है एचआर। जो डिपार्टमेंट होता है वह इंश्योर करता है राइट मैच हो और इंट्रोड्यूस करता है एम्प्लॉय को उसके नए रोल से। इनिशियल प्लेसमेंट में ये टेम्प्ररी होता है और एडजस्टेड होता है आफ्टर द ट्रेनिंग। जो इनिशियल प्लेसमेंट होती है उसका मतलब होता है कि आपको टेम्प्ररी मतलब एडजस्ट कर दिया जाता है उस जॉब के लिए, बट आफ्टर ट्रेनिंग वो चेंज कर दी जाती है। प्रॉपर प्लेसमेंट हेल्प एम्प्लॉय परफॉर्म वेल एंड स्टे सेटिस्फाइड। जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद उनको एक प्रॉपर प्लेसमेंट मिलती है एम्प्लॉय को, जिससे कि वो परफॉर्म अच्छा कर पाता है और सेटिस्फाई भी रहता है। फिर प्लेसमेंट की क्यों ज़रूरत है, मतलब उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। फिर फर्स्ट आता है आपका रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर हम किसी को अच्छी जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, उसको एक जगह प्लेस कर देते हैं परमानेंट पोस्टिंग, तो उससे एम्प्लॉय का जो होता है टर्नओवर वो रिड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय स्टे करता है लॉन्गर एज दे लाइक देयर जॉब। अगर उसको अच्छी लगती है वो जॉब तो उसको वो लंबे समय के लिए उसमें स्टे करता है। फिर आता है लोअर अपसेंटिज़म मतलब होता है कि कम से कम लोग अपसेंट रहते हैं, मतलब पीपल जो होते हैं स्किप करते हैं वर्क को कम से कम और इन्जॉय करते हैं वो अपने वर्क को। फिर आता है बूस्ट मोरल। इसमें जब उनको राइट जॉब दे दी जाती है तो वो राइट जॉब उनको सेटिस्फैक्शन देती है और मोटिवेशन देती है। फिर आता है बेटर वर्क रिलेशनशिप। इसमें कंफर्टेबल एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। फिर आता है अवॉइड जॉब मिसमैच। इसमें जब जो राइट फिट होता है मींस बेटर रिजल्ट, इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं, मतलब राइट फिट है ये। फिर आता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये लेस वेस्टेज होती है इसके अंदर, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं जब उनको प्लेसमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट आता है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय एचआर इन प्लेसमेंट। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एचआर फेस करता है जब वो प्लेस करता है किसी न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉय को।
फर्स्ट आता है एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन, बैलेंस करना होता है कंपनी को ज़रूरत एम्प्लॉय की होप्स के साथ। फिर आता है टेक चेंजेस, जैसे जैसे न्यू टूल्स आते हैं, टेक आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूली जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय है उनको ये चेंजेस कम्युनिकेट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। फिर आता है सोशल एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो एचआर होता है वो सपोर्ट करता है एम्प्लॉय को ताकि वो एडजस्ट कर सके इश्यूज़ में। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, अगर रॉन्ग प्लेसमेंट हो जाती है तो स्लो हो जाती है ग्रोथ, कंपनी की प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करता है एचआर ड्यूरिंग द प्लेसमेंट। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव प्लेसमेंट, तो क्या प्रिंसिपल हैं जिससे कि हम एक पर्सन को राइट जॉब दिला सकें, मतलब एक राइट पोस्ट पर उसको बैठा सकें, तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है जॉब रिक्वायरमेंट मैच, सबसे पहले हमें अलाइन करना होता है कि जॉब के लिए जॉब की जो ज़रूरत है और एम्प्लॉय की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो स्किल है एम्प्लॉय की एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग जॉब की नीड को हमें जॉब रिक्वायरमेंट मैच करना होता है। फिर आता है राइट क्वालिफिकेशन, इसमें हम अवॉइड करते हैं ओवर क्वालिफाइड और अंडर क्वालिफाइड प्लेसमेंट में। इसमें हमें अवॉइड करना होता है कि हम राइट क्वालिफिकेशन जो उस पोस्ट के लिए चाहिए वही वाले एम्प्लॉय को हम उस जॉब के लिए असाइन करें, क्योंकि अगर हम ओवर क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड अंडर क्वालिफाइड जो पर्सनस हैं उनको रखते हैं उस जॉब पे, तो वो सेटिस्फाई नहीं आएंगे और वो अपने वर्क को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर आता है जॉब क्लियर जॉब इन्फॉर्मेशन, इसमें डिटेल्स हमें सारी शेयर करनी होती है अबाउट द जॉब रोल और कंपनी के बारे में एम्प्लॉय को, ये इफ़ेक्टिव प्लेसमेंट का एक प्रिंसिपल है। फिर आता है लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, इसमें इनकरेज करते हैं हम जो एम्प्लॉय है वो अपनी कमिटमेंट रहे उस पोस्ट के लिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बिलोंगिंग्स के लिए उसको इनकरेज करते हैं। फिर आता है इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द रूल्स, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है वर्क प्लेस और रूल्स और उसकी पेनल्टीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं नए एम्प्लॉय को कंपनी के साथ, उसकी जॉब के साथ और उसके जो साथ के वर्कर्स हैं मतलब कोवर्कर्स के साथ। ये हेल्प करता है एक एम्प्लॉय की ताकि वो फील कर सके वेलकम, कंफर्टेबल एंड इन्फॉर्म्ड। वो नया एम्प्लॉय किसी कंपनी में आता है तो उसको सबसे पहले ओरिएंटेशन दिया जाता है, जिससे कि ये एक प्रोसेस होता है, इसमें उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कंपनी के साथ, उसकी जॉब रोल के साथ, कोवर्कर के साथ, और साथ में उसको एक वेलकम, उसको कंफर्टेबल फील कराया जाता है। इंडक्शन क्रिएट करता है एक कनेक्शन बिटवीन द पर्सनल गोल्स एंड द कंपनी के गोल्स। फिर आता है अगर अच्छा इंडक्शन होता है तो ये बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस और रिड्यूस करता है कन्फ्यूज़न एंड अर्लियर टर्नओवर। जो पर्सन को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता उसकी कंपनी के साथ तो उनके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है और वो अर्ली टर्नओवर भी कर देते हैं, मतलब उस कंपनी को छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडक्शन का पर्पस क्या होता है। जैसे कि हमने अभी समझा कि इंट्रोड्यूस कराना होता है मेन पर्पस, बट इसके अलावा और भी कुछ पर्पस है। फर्स्ट आता है एक्सप्लेन करना होता है कंपनी का स्ट्रक्चर, उसके रूल क्या हैं, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। फिर आता है बिल्ड करना होता है कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन, वो ये हेल्प करता है इंडक्शन ताकि हम किसी भी एम्प्लॉय के उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। फिर आता है क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रॉयल्टी, इसमें हम कंपनी एम्प्लॉय को फील कराते हैं कि वो बिलोंग करता है इस ऑर्गेनाइजेशन से और वो भी पार्ट है और लॉयल भी है। फिर आता है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग और द फॉल्स इम्प्रेशंस, इससे अगर हम अच्छा इंट्रोडक्शन उन्हें देते हैं, अच्छे से उन्हें ओरिएंटेशन कराते हैं तो इसमें उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग और फॉल्स इम्प्रेशन कंपनी का नहीं पड़ता। फिर आता है प्रोवाइड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, उनको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कैफेटेरिया कहाँ है, लीव पॉलिसीज़ क्या है, फैसिलिटीज़ या कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करेगी। फिर आता है एनकरेज करा जाता है गुड रिलेशनशिप्स को विद कोवर्कर के साथ और सुपरवाइजर्स के साथ। इसमें कोशिश की जाती है कि उनको अपने कोवर्कर एम्प्लॉय को कोवर्कर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि वो अच्छे से उनसे रिलेशनशिप बना सके। फिर आता है मेक द एम्प्लॉय फील सेफ एंड वैल्यूड, वो एक ऑर्गेनाइजेशन इंडक्शन कराने का उनका मेनली पर्पस ये होता है कि वो एम्प्लॉय को सेफ फील करा सकें और वैल्यूड फील करा सकें।
अब आता है कंटेंट क्या होता है, जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसका कंटेंट क्या होता है। फर्स्ट, हिस्ट्री एंड द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो उसके अंदर हिस्ट्री और गोल्स बताए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि उसको हमारी कंपनी का ये गोल है कि हमें 5 ईयर्स में इस लेवल तक पहुंचना है, ऐसे ऐसे गोल्स बताए जाते हैं एम्प्लॉय को। फिर आता है ओवरव्यू दिया जाता है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो क्या है वो प्रोडक्ट, किस मार्केट को टारगेट कर रही है, कौन से कस्टमर बेस क्या है उनका, इस तरीके से ओवरव्यू दिया जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर क्या है और उसके डिपार्टमेंटल रोल क्या है, मतलब उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब भी इसमें बताया जाता है। फिर आता है कंपनी का लेआउट क्या है, उसकी की फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करता है। फिर आता है HR पॉलिसीज़। इसमें HR पॉलिसीज़ भी बताई जाती हैं कि आपको पे कितना किया जाएगा, लीव क्या है आपका, प्रमोशन कैसे होगा और ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। फिर आता है रूल्स, सेफ्टी मेजर्स एंड द जॉब एक्सपेक्टेशंस भी आपको बताई जाती हैं कि आपकी ये रूल्स हैं, सेफ्टी मेजर्स ये हैं और जॉब के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस जॉब से हमें ये आउटपुट दें। फिर आता है ग्रीवेंसेस प्रोसीजर क्या है और काउंसलिंग सर्विसेज क्या है। ग्रीवेंसेस प्रोसेस ये होता है कि अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत करनी है, तो वो ग्रीवेंसेस प्रोसेस क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, वो इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। और काउंसलिंग सर्विस भी दी जाती है, जिससे कि एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देख सकता है। फिर आता है फ्यूचर जो करियर पाथ है और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फ्यूचर के उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो सब भी इसमें बताई जाती हैं। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। तो क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम एक फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, तो इससे क्या होता है, रिड्यूस होती है एंजाइटी और कन्फ्यूज़न रिड्यूस हो जाती है न्यू एम्प्लॉय में। फिर आता है क्लैरिफाई करता है कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है एक एम्प्लॉय से, इससे क्लियर हो जाता है कि ये कंपनी एक एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट करती है। फिर आता है प्रमोट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द टीम स्पिरिट। ये प्रमोट करता है टीम स्पिरिट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है एक एम्प्लॉय में। फिर आता है इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन एंड वर्क प्लेस कल्चर को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सपोर्ट क्विक सोशल एंड कल्चरल एडजस्टमेंट। इसमें वो एम्प्लॉय को हेल्प करता है वो क्विकली सोशली एडजस्ट कर सके, अपने कोवर्कर के साथ उनका इंट्रोडक्शन करा के उनको अच्छे से समझ सके। फिर आता है लोअर टर्नओवर हो जाता है। इसका ये बेनिफिट है, अगर हम अच्छे से इंडक्शन प्रोग्राम कराते हैं तो लोअर टर्नओवर हो जाता है, एब्सेंटिज्म कम हो जाता है और कंप्लेंट्स भी बहुत कम आती हैं। फिर आता है प्रॉब्लम क्या है, ये इंडक्शन में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ये बहुत छोटा भी है और बहुत इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो ये काफ़ी टाइम जो होता है वो कंफ्यूज कर देता है एक एम्प्लॉय को। इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। सेकंड है सम सुपरवाइज़र जो होते हैं वो इस इंडक्शन प्रोग्राम को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं क्यों इंट्रोड्यूस कराना, उसको डायरेक्टली जॉब के बारे में बताओ, उसको कोवर्कर से मत इंट्रोड्यूस कराओ, उसको सिर्फ जॉब परफॉर्म करनी है तो वो करेगा वो। उसके बाद आता है इफ़ अर्ली टास्क आर टू बेसिक। अगर जो टास्क होते हैं अर्ली वो बहुत बेसिक होते हैं तो एम्प्लॉय फील करता है कि वो अनइम्पॉर्टेंट फील करता है, कुछ मतलब उसको पहले ही बेसिक टास्क दे दिया जाएगा तो वो बहुत अनइम्पॉर्टेंट फील करेगा। फिर आता है वीक ओरिएंटेशन होगा, तो इससे क्या हो सकता है कि वो अच्छे से फील नहीं कर पाएगा और टीम वर्क भी नहीं बना पाएगा। तो ये कुछ इंडक्शन में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब हाउ टू मेक इंडक्शन इफ़ेक्टिव, मतलब जो इंडक्शन प्रोग्राम है आपका, जो ओरिएंटेशन है उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आता है इंट्रोड्यूस द पर्सन फर्स्ट। सबसे पहले जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है। स्टार्ट विद द ह्यूमन कनेक्शन। सबसे पहले ह्यूमन कनेक्शन से स्टार्ट करना है। इंट्रोड्यूस करना है टीम को, सुपरवाइजर्स को, सबऑर्डिनेट्स को। एक टी गैदरिंग होनी चाहिए जिसमें कि सब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन ले रहे हो, मतलब सबके रोल पता हो। उसके बाद आता है एक्सप्लेन पॉलिसीज़ क्लियरली। अब इसमें बोथ जर्नल जो कंपनी के रूल्स हैं और जो जॉब से एक्सपेक्टेशन है वो अच्छे से उस एम्प्लॉय को बतानी चाहिए। फिर आता है ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। अब जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, ज़्यादा ओवरबर्डन उस पर्सन पे नहीं होना चाहिए। तो स्प्रेड करते हैं जो ओरिएंटेशन ओवर द टाइम, धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए ओरिएंटेशन को और अवॉइड करना चाहिए कि हम जो न्यू हायर है उसको बहुत ज़्यादा ही उसको इन्फॉर्मेशन दे। तो हमें इस पार्ट्स में करना चाहिए। तो इसमें ब्रेक इन्फॉर्मेशन टू पार्ट्स। फिर आता है क्लियरिफाई डाउट्स। अगर उसको इनकरेज करना चाहिए कि क्वेश्चंस पूछे और अच्छे से उनको सही ऑनेस्ट आंसर्स दे। फिर आता है प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग।
उनको बताएं कि आपको ऑफ़र की जाती है ये, मतलब क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, उनको गाइडेंस दी जानी चाहिए, मतलब जॉब की ट्रेनिंग कैसे होगी, उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जानी चाहिए जिसमें कि वो अच्छे से काम करके दिखाएं, उस जॉब को परफॉर्म करके दिखाएं, जिससे वो पर्सन अच्छे से समझ सके। फिर आता है स्टे इन टच। अब फॉलोअप क्या होता है कि ये नहीं कि एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बाद उस एम्प्लॉय से कुछ नहीं पूछा, बट इसको ओरिएंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें स्टे इन टच, मतलब उसके टच में रहना है, और फॉलोअप जो होता है बार बार चेक करना है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है, ये हमें उनसे चेक करना है। फिर आता है अलाउ एडजस्टमेंट टाइम। इसमें एम्प्लॉय को टाइम देना है हमें कि वो न्यू रोल में अडॉप्ट कर सके। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडक्शन इन इंडियन इंडस्ट्री, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।